हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने जो फिल्म लेकर हाजिर हुई हूँ, ये एक बार फिर से राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म है जो आई थी 1972 में। तो आप देख सकते हैं कि अभी पहले कोई जोड़ी हिट हो जाती थी तो उसकी फिल्में जो हैं उतनी ही कामयाब होती थी जितना कि वो पेयर होता था। और हर बार एक नई कहानी के साथ लेके आना एक किरदार को, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को बखूबी निभाया है शक्ति सामंता साहब ने, जिन्होंने जो है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को हर बार एक अलग रूप में, एक अलग परिचय में सामने लेके आते रहे हैं। और ये जो फिल्म है, ये फिल्म भी बहुत अच्छी है। इसमें जो है अमर प्रेम को दर्शाया है, एक प्योर लव क्या होता है और एक इमोशन क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दिया है, महत्वपूर्णता दी गई है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हम जो रिश्ते हमें नाम के मिले हुए होते हैं, और हम पूरी ज़िंदगी उन नाम के बने हुए रिश्तों पर न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारी ज़िंदगियों में रिश्ते बनते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है, और हमें एक तरीके से वो बस मिल जाते हैं। कोई दूर के या कोई बहुत ज़्यादा कोई अजनबी ऐसा रिश्ता होता है जो कभी कभी असली रिश्ते से भी आगे बढ़कर निकलता है, और वो हमें वो सब देता है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। तो कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देती हुई ये फिल्म है अमर प्रेम, जिसकी कहानी शुरू होती है शर्मिला टैगोर से कि शर्मिला टैगोर के अपने खुद के पति उसे घर से निकाल देते हैं क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती है, और एक तरीके से दूसरी शादी कर दी जाती है उनके हस्बैंड की अपनी मर्ज़ी से। वो शादी करते हैं, लेकिन वो वक्त जो था वो बहुत ही अलग किस्म का था। औरतें ना ही इतनी पढ़ी लिखी होती थी, ना ही औरतों को कोई घर के काम के अलावा कुछ और ज़्यादा जानकारी होती थी। लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत होशियार हैं, और आजकल ऐसा कोई करता भी नहीं है, और ना ही लड़कियां जो सहती हैं। तो ये फिल्म जो है उसी चीज़ को दर्शाती है कि पहले के ज़माने में किस कदर एक औरत के पास एक मजबूरी होती थी, और अगर जिस औरत को उसका पति घर से निकाल दे तो फिर उसके लिए बड़ी मुश्किल होती थी कहीं और पर, किसी और जगह पर अपना सर छुपाने की, चाहे वो उसकी खुद की माँ का ही घर हो। ऐसा ही सिचुएशन है शर्मिला टैगोर के साथ। फिल्म में आप देखेंगे कि वो अपना घर बार जो है पति का, उसे निकाल दिया जाता है जब पति दूसरी शादी करके सौतन लेकर आता है। फिर वो अपनी माँ के घर जाती है जो गांव में एक बुज़ुर्ग औरत है, लेकिन वही वाली बात है कि वो वहाँ से भी ज़्यादा निकाल दी जाती है, और फिर बिठा दिया जाता है उस औरत को कोठे पर, जी हाँ, एक गाने वाली बाई बनाकर। और फिर उसकी ज़िंदगी में दो रिश्ते आते हैं। पहला रिश्ता होता है राजेश खन्ना के साथ, जो उसे बहुत इज़्ज़त देता है, और कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में भी बहुत अकेलापन है। कहने को वो शादीशुदा है, लेकिन उसके बावजूद भी पत्नी का सुख उसे नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा रिश्ता जो आता है शर्मिला की ज़िंदगी में, वो होता है एक माँ का रिश्ता। यानी कि उसकी मुलाकात होती है अपने ही गांव के एक दूर के भाई के बेटे से। वो जो दूर का भाई है, उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और ये एक छोटा सा बच्चा था। लेकिन वही वाली बात है कि लोगों का एक माइंडसेट होता है कि चलो दूसरी शादी कर लो, सौतेली माँ आकर जो है बच्चे को देख लेगी, और तुम कैसे अकेले पालोगे। पहले जो मर्द लोग होते थे, जैसे आज जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, वो बच्चे को वक्त देते हैं, बच्चे को संभालते भी हैं। आजकल बहुत एक अलग ट्रेंड शुरू हो गया है। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उस ज़माने में कहते थे भाई बच्चा है, अनाथ बच्चा है, शादी कर लो। और
उसको भी सहारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और पुरुष सहारा अपने औलाद को देने के चक्कर में एक तरीके से उसको और ज़्यादा बेसहारा कर देता है, क्योंकि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है उसकी कमी और होती है। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में है लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ आपको सुख नहीं दे रही है, तो वो जो कमी होती है वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके की होती है। यहाँ पर जो वो बच्चा है नंदू, उसकी सौतेली माँ उसको ना ही प्यार करती है, बल्कि उस सौतेली माँ के अपने खुद के बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों को ही प्यार करेगी, इसको क्या प्यार करेगी। क्योंकि यही बात होती है, अपना बच्चा अपना होता है, सौतेला बच्चा सौतेला होता है। भले ही जो है वो उसके पति ने उससे शादी अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए कह कर की होती है, लेकिन सुख तो पति को ही मिल रहा होता है। और कहीं ना कहीं अपनी दूसरी बीवी को खुश रखने की खातिर जो है अक्सर बच्चे बलि चढ़ जाते हैं। और यही नंदू का भी हुआ। उसकी ज़िंदगी में कहने को माँ है, लेकिन माँ का प्यार नहीं है, बल्कि एक सौतेली माँ के जुल्म है और अत्याचार है। तो ऐसे ही रिश्ते को जो है दिखाया गया है कि शर्मिला टैगोर के पड़ोसी बनकर उसका दूर का भाई आता है और उसी के साथ में उसका वो बच्चा भी होता है, साथ में दूसरी औरत से जो बच्चे हैं वो सब मिलकर एक घर में रह रहे हैं। लेकिन आए दिन जो है बिंदु, जो सौतेली माँ का किरदार निभा रही हैं, वो नंदू के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। और ये देखकर जो है शर्मिला को बुरा भी लगता है। और हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि धीरे धीरे नंदू और शर्मिला बहुत एकदम क्लोज आ जाते हैं। और जो नंदू है वो लिटरली उसकी और भी एज अ मदर उसमें ढूंढने लगता है। और बट वही वाली बात है कि वो एक गाने वाली होती है, तो उसको लेकर एक ओपिनियन होता है कि भाई ये अच्छी औरतें नहीं है, ये नहीं है। पहले इस तरह की बातें बहुत होती थी और इस तरह के तिरस्कार उन औरतों को बहुत कुछ सहना पड़ता था जो मजबूरी में या ज़बरदस्ती ऐसे माहौल में रहती हैं। इस फिल्म में भी आपको दिखाया जाएगा कि शर्मिला जो है यहाँ पर कैसे आई है, उसे किस तरीके से जो है फिल्म का जो विलन है मदनपुरी साहब, जो कि उसे यहाँ कोठे पर बिठा देते हैं। बट उस औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वैसे ही वो अपने माँ की घर से भी निकाली जा चुकी होती है। इस तरह के कुछ ऐसे ही संजोग उसकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको फिल्म में आप लोगों ने देखे ही होंगे। तो बस जो है शर्मिला भी उस बच्चे से अटैच्ड होने लगती है। और कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होता है कि पैदा करने वाली से बड़ा पालने वाली होती है। यानी कि एक पालने वाले का अपना ही एक महत्व होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में माँ की कमी थी और यहाँ पर शर्मिला की ज़िंदगी में एक औलाद की कमी थी। तो दो ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कमी है, जब वो आपस में मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को हाई रिगार्ड्स देते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं। लेकिन फिर वही होता है कि जो नंदू के जो पिताजी हैं उनको वापस जाना पड़ता है। हालांकि जो नंदू के पिताजी हैं वो भी शर्मिला को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता लगता है कि भाई ये औरत एक अच्छी औरत है और मैं इसे गलत समझ रहा हूँ। और वही उनको एक दिन बताते हैं कि उनकी माँ कब की दुनिया छोड़कर चली गई है। क्योंकि जब उसे गांव से भी निकाला जा चुका होता है तो मदनपुरी उसे यहाँ शहर पर कोठे पर बाई बनाकर जो है बिठा देता है। तब से लेकर अब तक वो अपनी माँ से मिलती नहीं है, लेकिन उसके एवज़ में झूठ बोल बोल के कि नहीं तुम्हारी माँ ज़िंदा है और वो तुम्हारे लिए पैसे, अपने लिए पैसे चाह रही है, मैं जा रहा हूँ तो कुछ पैसे दे दो। तो वो उसको बेवकूफ़ बनाता रहता है। लेकिन बेचारी शर्मिला को ये पता ही नहीं होता है कि उसकी माँ तो कब की जा चुकी है। तो वो बेचारी भी उसके साथ भी इस तरीके से जो है कुदरत दगाबाजी करती है कि एक एक करके सारी
उसकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। नंदू जो है अपने पिता के साथ वापस गांव शिफ्ट हो जाता है। उधर राजेश खन्ना की जो फैमिली है, ख़ास तौर पे उसकी पत्नी है, हालांकि पत्नी इस फिल्म में उनकी आपको देखने को नहीं मिलेगी, खाली सिर्फ जिक्र देखने को मिलेगा। तो जो पत्नी है राजेश खन्ना की, वो उनको वापस अपनी ज़िंदगी में चाहती हैं और चाहती हैं ये कोठे वाली औरत उनकी ज़िंदगी से चली जाए। और जब ये बात शर्मिला तक पहुंचती है तो शर्मिला भी अपने कदम जो है वो राजेश खन्ना से पीछे कर लेती है कि नहीं भाई, तुम अपने घर जाओ, तुम एक शादीशुदा आदमी हो, यहाँ पर तुम्हारे लिए आना, तुम एक सज्जन इंसान हो, तुम अब चले जाओ। तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए जो राजेश खन्ना है वो भी उसकी ज़िंदगी से चला जाता है। तो बिल्कुल अकेली तन्हा होने के बावजूद भी जो है, जो एक उसके अंदर की जो अच्छाई होती है शर्मिला टैगोर की, वो कम नहीं होती है, बल्कि वो और ही उम्र के साथ बढ़ती रहती है। और फिर जाहिर सी बात है, जब तक एक औरत की जवानी होती है तब तक उसके आसपास जो है लोग होते हैं, उसके फिगर के दीवाने होते हैं ये, और उसको चाहते हैं। लेकिन जैसे ही एक औरत का शरीर बूढ़ा होने लगता है, उसकी कीमत कम होने लगती है। तो वैसे ही होता है कि बूढ़ी हो जाती है, फिर वो अपना वो जो काम है, धंधा है, उससे जाहिर सी बात है वो कट चुकी है और वो अब लोगों के घरों में बर्तन मांज रही है। और एक दिन अचानक ही उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो एक राह चलते एक गिरे पड़े जो हैं, एक बुरी हालत में उसे एक इंसान मिला है। तो वो उसे अपने साथ एक धर्मशाला में ले आता है। वो एक धर्मशाला में भी काम करती है, बर्तन झाड़ू वगैरह करती है। तो उसे पता चलता है कि जिस शख्स के कमरे को वो साफ़ कर रही है वो एक बुज़ुर्ग इंसान को, जो बिल्कुल बेसहारा है, वो लेके आया है। और वो इंसान कोई और नहीं है बल्कि उसका पति है, जिसने उसे घर से निकाल दिया था क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था और वो उसे औलाद पैदा करके नहीं दे सकती है। और उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसकी आंखें जा चुकी हैं और उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के जा चुकी है। तो वो एकदम दर दर मारा भटक रहा है। और फिर वो उसे एक अनजान शख्स को मिलता है, जिस शख्स के कमरे को वो साफ़ करती है। तो जब वो वहाँ उसको देखती है तो कहती है कि मैं इसकी सेवा करूँगी। और वो उस अपने पति, जिसने उसके साथ इतना गलत किया होता है, उसकी सेवा करती है। और वो बेचारा इस दुनिया से चला जाता है। उसको तो शायद ये पता भी नहीं होता है कि आखिरी वक्त में उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही है, जिसे उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। तो ये एक बड़ा ही टचिंग सा मोमेंट होता है। और फिर बेचारी को जब पता चलता है कि अब वो मर गया है, तो वो जो उसके अंदर एक उम्मीद होती है कि हाँ वो एक सुहागन है। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले कोर्ट कचहरी, और गांव में तो कोर्ट कचहरी का कुछ ऐसा होता नहीं था, कितनी भी शादी कर लो, ये कर लो। लेकिन जो औरतें होती थी वो तो बस अपने पति के ही नाम के सिंदूर लगाई रखती थी, भले ही उनका पति उनकी ज़िंदगी से उन्हें मक्खी की तरह निकाल के फेंक क्यों ना दे। लेकिन यहाँ पर जब वो अपने पति को जाते हुए इस दुनिया से देखती है तो वो भी अपने आप को फिर एक विधवा की तरह ही बना लेती है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि भाई जो इंसान जीते जी उसने तुम्हारी ज़िंदगी को नरक बना दिया, वो उसके जाने के बाद भी तुम अपने आप को वैसे देख रही हो। तो ये एक बड़ा मोमेंट होता है। और सबसे एक अच्छी बात यह है कि वो उसको बताती नहीं है कि भाई तेरी जो दिन रात सेवा कर रही है औरत, वो तेरी बीवी है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता। तो खैर ये बहुत अच्छा एक मोमेंट दिखाया है जिसमें एक औरत के कई रूप होते हैं। हम अक्सर औरत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जेलिसी का दूसरा नाम औरत है, औरतें ये हैं, वो रोती रहती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी औरतें ऐसा कुछ कर जाती हैं जो बिल्कुल जो हैं उनसे कभी उम्मीद भी नहीं होती है। तो आपको ये फिल्म देखकर लगेगा कि औरतें क्या से क्या कर लेती हैं उस इंसान के लिए जिसने उसको घर से निकाल दिया, उसको वो कोठे पे पहुंच गई, उसके बावजूद भी उसके लिए करना और उसको जताए बगैर करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। उधर जो
नंदू है वो भी बड़ा हो चुका होता है, जो अब विनोद मेहरा बन चुका है, यानी कि उसका किरदार अब विनोद मेहरा निभा रहा है बड़े होकर। और उसकी भी शादी हो चुकी है फरीदा जलाल जी के साथ में, और उसका भी एक बच्चा है। और वो भी उस शहर में वापस आया है जिस शहर को वो छोड़ के गया था, और उस औरत को छोड़ कर गया था जिसको वो कहीं ना कहीं अपने दिल में माँ का दर्जा देने लगा था। तो बस वो भी जुड़ जाता है कि कहीं से उस औरत को वो अपने घर में ले आए। और फिर उसकी जो खोज है धीरे 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 उसे राजेश खन्ना तक मिला देती है। राजेश खन्ना भी अब अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं, अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं, और वो भी कहीं ना कहीं जो हैं हेल्प करते हैं नंदू को शर्मिला टैगोर तक पहुंचाने में। और फिर शर्मिला टैगोर उनको इजाज़त देते हैं कि नहीं भाई, अपने घर जाओ, अपने बेटे के घर जाओ, अब नंदू ही तुम्हारा बेटा है। और जो नंदू है वो उसे अपने शर्मिला को अपने घर ले जाता है माँ बनाकर, और यहीं से किरदार जो है अपनी अपनी मंजिलें पा जाते हैं और फिल्म दी एंड हो जाती है। तो ये फिल्म जो है अपने आप में ही एक प्योर लव को दिखाया गया है कि लव का कोई वो नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता है। अगर आप दिल से अगर कोई चीज़ को अपना रहे हो, अपना बना रहे हो, तो वो दिए हुए नाम से भी रिश्तों की बढ़कर है। जैसे कि राजेश खन्ना और आप कह सकते हो शर्मिला टैगोर दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजेश खन्ना शर्मिला को हाई रिगार्ड्स पे रखते थे उस फिल्म में, और शर्मिला भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। तो एक रिस्पेक्ट होता है, एक हमेशा ये नहीं होता है भाई उसको ज़रूरत थी एक ऐसी औरत की जो उसकी बात सुने, उसको जो है रिस्पेक्ट दे, उसके लिए 2 घड़ी अपने कानों को फ्री रखे। और शर्मिला टैगोर को जो इज़्ज़त एक हस्बैंड से एक औरत को मिलती है, जिसकी बहुत बड़ी कमी थी उसके जीवन में, वो राजेश खन्ना उससे वो देते हैं। तो ये एक प्यार हो गया। दूसरा होता है माँ और औलाद का, कि भाई हमेशा कहते हैं कि भाई बच्चा पैदा करने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती है। माँ होती है अपनी एक इंस्टिंक्ट से। बहुत सारी ऐसी मैंने औरतें देखी हैं। इनफैक्ट मैं अगर खुद की बात करूं तो ठीक है मेरे खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों के बारे में मैं बात कर सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरा विज़न खुला है। जिनके बच्चे नहीं होते, जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, उनकी गोद बहुत बड़ी होती है, और उनकी जो ममता होती है वो अनलिमिटेड होती है। अपना बच्चा तो देखो पैदा करके लोग पाल ही लेते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी और के बच्चे को पालना, उसे अपने कलेजे से लगाना, उसको वही फीलिंग देना जो एक माँ अपने बच्चे को देती है, जो अपनी एक वार्मथ देती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा कि भले ही शर्मिला ने नंदू को जन्म नहीं दिया था, लेकिन वो उसकी भूख प्यास हर एक को वो समझ जाती थी कि इसे कुछ चाहिए, इसे भूख लगी है, मैं इसकी देखभाल करूं, ये बीमार है। तो ये होता है एक मदर इंस्टिंक्ट, जो शायद यू नो नहीं होता है कि भाई सिर्फ बच्चा पैदा करने से ही आता है। जिनकी औलाद नहीं हो सकती है, उनके अंदर वो जो मातृत्व होता है, जो ममता होती है, वो उसकी कीमत है। मैंने बहुत सारी ऐसी भी माएँ देखी हैं जो बच्चे खुद से पैदा करती हैं, लेकिन उनको मदर बनना नहीं आता। उनको बिल्कुल भी बच्चों को क्या चाहिए, जो प्यार है, जो एक अपनापन है, कि भाई मैं एक बच्चे के अपने सर पर हाथ रख के उससे पूछूं कि बेटा तुझे क्या चाहिए, क्या मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। माँओं को ये सब आता ही नहीं है। उनको जो है ठीक है भाई सोसाइटी ने कहा है तो बच्चे पैदा कर दो तो ठीक है, ना उनको कुछ संभालना आता है, ना बच्चों के प्रति उनके कोई कर्तव्य को वो समझती हैं। अनसर्टिफाइड मदर होती हैं ये औरतें। लेकिन क्योंकि भाई इन्होंने बच्चे पैदा किए हैं तो सोसाइटी इन पर क्वेश्चन नहीं कर सकती, और ये ऐसी औरतें जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं, फिर भी इन्हें पता है कि एक बच्चा क्या चाहता है, एक औलाद को क्या ज़रूरत है, उसकी जो उसकी ममता है वो उसको बहुत अच्छे से समझती है। तो ये चीज़ें ना लोग समझते नहीं हैं, तो इस चीज़ को भी इस फिल्म में बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। तो इसी वजह से इस फिल्म का नाम भी रखा गया है अमर प्रेम। और इस फिल्म में के गाने संगीत आज भी जो हैं हमारे
अ, दिलों में है इसके गाने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये कितना डीप सॉन्ग है कि भाई लोग तो भौंकते हैं, भौंकते ही रहेंगे, उनका काम है भौंकना। तो कुछ ऐसी ही बहुत ही सिचुएशनल, बहुत ही तरीके से गाने बनाए हैं, जो आज भी इतने सालों के बावजूद भी अगर आप सुने तो इसमें आपको इतना गहरा मीनिंग सुनने को मिलेगा जो आपको शायद नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे गाने हैं। एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या बोलूं। आई थिंक ये शायद मेरी दूसरी फिल्म होगी राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जी की, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं उनकी एक फिल्म आविष्कार के ऊपर बात कर चुकी हूँ। और मैं राजेश खन्ना साहब के बारे में यही बात करूँगी कि वाकई वो पहले सुपरस्टार थे बॉलीवुड के। और क्यों थे वो, उनकी एक्टिंग और उनकी चॉइस जो थी फिल्म करने की, उससे आप पता लगा सकते हैं कि एक से बढ़कर एक उम्दा जो उन्होंने रोल किए हैं। और राजेश खन्ना का भी जो रोल है वो काफ़ी अच्छा है। वो थोड़े शराब में ज़्यादा रहते हैं इस फिल्म में, लेकिन अपने किरदार में वो बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन दिखे हैं और काबिल तारीफ़ एक्टिंग की है। और शर्मिला जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ कि जो एक इमोशन होते हैं एक औरत के, जो उसको इतने बखूबी निभाए हैं और इतनी खूबसूरती से दिखाया है कि आप क्या कह सकते हैं। तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है, लेकिन जब जब देखती हूँ तो लगता है कि नहीं भाई, हर बार कुछ मुझे अलग ही फीलिंग आती है, मैं बोर नहीं होती हूँ, ये फ़िल्म इतनी अच्छी है। और बस आप भी ये फ़िल्म देख सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइम पर भी है शायद ये, और यूट्यूब पर तो ये अवेलेबल है ही। और बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। और मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने ये फ़िल्म ऑलरेडी देख रखी है तो अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। और शायद पता नहीं मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाई हूँ, नहीं पहुंचा पाई हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये फ़िल्म उन औरतों को ज़रूर देखनी चाहिए जो अपने आप को कम समझती हैं कि भाई हमारी औलाद नहीं है, तो कैसे हमारी ज़िंदगी में हम अपने मदरहुड को कैसे पूरा करें। देखिए, मदरहुड को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारा टाइम रोएं, आप बच्चा बच्चे की वो करते रहें। आप देखिए कि आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिनको वाकई प्यार की, केयर की ज़रूरत है। आप उनको केयर दीजिए, तो अपने आप जो आपकी जीवन की जो कमी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो बस इसी चीज़ के साथ, इसी नोट के साथ जो है, मैं इस फिल्म के बारे में अब बात करना बंद करती हूँ। और बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूँगी एक नई फिल्म के साथ। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।